सेहतनामा। आज के सेहतनामा में सुनवा रहे हैं पोषणता और स्वास्थ्य। इस विषय पर डॉक्टर कमलेश सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश सोलंकी, जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे पोषण की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मैं न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस गाइडेंस हूँ। जैसे योग सिखाते हैं और उनकी क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ पेशेंट्स रहते हैं, तो पेशेंट्स को हम न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस के रिलेटेड जो लगता है तो उसी हिसाब से हम उनको गाइड करते रहते हैं। जैसे आयुष मिनिस्ट्री के अंदर एज ए नोडल ऑफिसर्स भी रह चुका हूँ, स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड गोवा में। इसी तरह से मैं हर एक जगह पर भी पार्टिसिपेट करते रहा हूँ और कई जगह मैंने प्रोग्राम वगैरह भी किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं पोषण की, न्यूट्रिशन की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये न्यूट्रिशन आखिर है क्या? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जैसे पोषक तत्व हम जो खाते हैं उसमें से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को लाभदायक है और हमारे शरीर के लिए ये उपयोगी है। पोषक तत्व ही अंग्रेजी में उसको न्यूट्रिशंस कहते हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरतें अलग होती हैं, महिलाओं के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग? इस बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। शुरुआत से देखे जाए तो बच्चों को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी होती है, जो उनके हेल्थ के हिसाब से, उनके वज़न के हिसाब से हमें उनको न्यूट्रिशंस दिया जाता है। कई बार हम देखने जाओ कि पोषण जो अगर बच्चों को सही तरीके से नहीं मिलता है तो उनका जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये ग्रोथ में अगर दिक्कत आई तो उनको आगे जाके भी, उनको पढ़ाई में भी है, आगे जाके उनकी लाइफ में है, उनकी ग्रोथ में है, उनमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि महिलाओं के लिए भी होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि महिलाओं में खास करके ब्लड काउंट कम होते हैं, तो उस हिसाब से उनमें न्यूट्रिशंस अगर की कमी रहेगी तो ये तकलीफ़ें आती है। और दूसरा, जैसे उनको कार्य करना है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशंस महिलाओं को नहीं मिला तो डिलीवरी के समय या बच्चों के पोषण में भी उनको तकलीफ आ सकती है। जी, और बुजुर्गों के मामले में बताइए। अगर बुजुर्गों को न्यूट्रिशंस बरोबर से नहीं मिलता है, ऐसे ही नॉर्मली कुछ एज के बाद में हमारी जो सिस्टम होती है वो स्लो वर्क करना शुरू हो जाती हैं। अगर उनको प्रॉपर प्रोटीन या प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिला तो उसके अंदर कई बार दिक्कत आ सकती है कि उनके हड्डियों में जल्द तकलीफ आना शुरू हो जाएगी, उनको थकान लगना शुरू हो जाएगी, इवन उनको काफ़ी सारी बीमारियां भी जल्द होना शुरू हो जाएगी, इवन वो वायरल के रिलेटेड जल्द ही कैच होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, भारत में न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के मामले में? जैसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कहा गया है कि न्यूट्रिशंस में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषण तत्व जो उन्होंने खास करके इतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कई लाख महिलाएं और बच्चे हैं जो कुपोषण में आते हैं। तो इसी स्थिति के अनुसार जैसे आज हमारे देश में हमारी सरकार ने भी कई कदम आगे बढ़ाए हैं इसके लिए कि ये कुपोषण जो है वो कुपोषण को दूर किया जाए। और हाल ही में जैसे 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने झुंझुनू से ही इसकी शुरुआत की है और 14 लाख आंगनवाड़ियों
के रिलेटेड उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर और टैबलेट वगैरह उपयोग में लेके आए हैं, जिसके द्वारा ये कुपोषण को हम निर्धारित करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ तक जहाँ पे जो पोषण नहीं मिलता है बच्चों को और महिलाओं को, उनको वो पोषण दिया जाए। ये शुरू करते हैं विस्तार से बातचीत का सिलसिला कि किन पोषक तत्वों की कमी से किस तरह की बीमारियां लोगों में हो सकती हैं। बताइए कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं और इनकी कमी कहीं ना कहीं शरीर में गड़बड़ी पैदा करती है। जैसे कि हम देखने जाए कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे तकरीबन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, इस तरह से पोषक तत्व हमें शरीर में मिलते हैं। पर हम देखने जाए कि जैसे कुछ बीमारियां हमें अगर लगती है तो कहा जाता है कि वहाँ पे विटामिन्स की कमी रहती है। अलग अलग प्रकार के विटामिन्स होते हैं, तो जिसके द्वारा विटामिन्स की कमी हो जाती है, कई बार मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो कई बार ऐसे देखा गया है कि प्रोटीन्स की कमी हो गई है, जैसे कि मसल्स का पेन हुआ, हड्डियों के कमज़ोर होना है तो वैसे है, तो मसल्स का पेन होता है तो जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की कमी होगी तो हम मसल्स का पेन आपको होता होगा। इसी तरह से जैसे हड्डियां कमज़ोर होती होगी तो कह सकते हैं कि कैल्शियम्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इस बार से जैसे उनमें थकान सी लगना है और बार बार थक जाना है और गिर गए तो फ्रैक्चर आ जाना है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। तो हम देखें कि अगर ये ड्यूरिंग द एज भी, मतलब कुछ समय के बाद भी ये ज़्यादा करके हमारे शरीर को बीमारियां, ये प्रोटीन्स, विटामिन्स और इनकी डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। अगर हम शुरुआत से हेल्दी न्यूट्रिशंस लेते हैं तो कुछ एज के बाद में जो प्रॉब्लम्स आने रहते हैं उसमें हम वो प्रॉब्लम्स को हम वहाँ पर रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत की जाएगी। तो बताइए कि आपकी पसंद का पहला गाना वो कौन सा है जो आप इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं की नजर करना चाहते हैं। हमारा पसंदीदा फिल्म है संगम, जिसमें गाना है हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा। क्या बात है, तो सुनते हैं फिल्म संगम का ये गाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गा
आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना दीवाना। डॉक्टर साहब, संगम फिल्म का ये गाना सुनने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो शिशुओं से शुरू करते हैं। अमूमन हमारे देश में इस बात को लेकर जागरूकता का बड़ा अभाव है कि किस तरह से बच्चों का पोषण किया जाना चाहिए। आप बताइए कि एक नन्हा मुन्ना जब इस दुनिया में आता है तो परिवार की किस तरह से जिम्मेदारी होती है उसे सही पोषण देने की, और इस संदर्भ में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए? शुरुआत में ही जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो पहला कहा जाता है कि पहला जो दूध है वो माँ का दूध होना चाहिए। माँ का दूध दिया, उसके बाद आप 6 महीने तक आप सिर्फ माँ का ही दूध दीजिए। 6 महीने के बाद फिर आप दूसरा दे सकते हैं, बट 6 महीने तक तो सिर्फ उनको माँ का दूध ही दिया जाता है, तो ही उनका पोषण ठीक तरह से होता है। जी, बच्चों के पोषण से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर पोषण की बुनियाद सही नहीं होती तो आगे चलकर जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, आप ही ने कहा है। तो ये बताएं कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता चला जाता है, उसके ग्रोथ के मुताबिक, उसकी बढ़त के मुताबिक जो पोषण की उसकी ज़रूरतें हैं वो बदलती चली जाती हैं, और उन पर किस तरह से फोकस किया जाना चाहिए? जैसे हमने देखा है कि शुरुआत में बच्चों को माँ का दूध कुछ समय समय पर फिर उनमें बदलाव आते हैं, तो जैसे उनकी डाइजेशन सिस्टम जिस प्रकार से वर्क करती है उस हिसाब से उनका पोषण देना चाहिए। और जैसे ही बच्चे एक कुछ खाना शुरू कर देते हैं तो उनको उस हिसाब से पोषण उनको देना चाहिए कि जैसे कि रोटी सब्जी वगैरह जो है खाना शुरू करते हुए उस हिसाब से उनको पोषण दिया जाता है। और उसके बाद जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो सही तरीके से उनका डाइट का ख्याल करना चाहिए कि उनका स्टमक फुलफिल है क्या नहीं है, और जो आज स्कूल जाते हैं तो टिफिन वगैरह में क्या चीज़ लेके जा रहे हैं वो माँ बाप को खास करके ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका बच्चा जो है वो उनका स्टमक फुलफिल रहे, ताकि वो हेल्दी फूड ले सके। दूसरी चीज़ें जैसे जैसे बाहर जाते हैं, जैसे कॉलेज में बच्चे आ गए तो कॉलेज में बच्चे आने के बाद में फिर ज़्यादा करके बाहर का खाना ज़्यादा होता है, जैसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना होता है, तो उसके अंदर भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो हमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि वो बाहर का जंक फूड ना खाते हुए ये घर का हेल्दी फूड ले सके। और जहाँ पे भी हो रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह जो है जिनमें से हमें प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट मिनरल आयंस प्रोटीन्स विटामिन्स मिल सके, और ताकि हमारा पोषण जो है वो सही तरीके से हो सके। नौकरी पे जॉब पर जाते हैं बड़े, वो हिसाब से हमें टिफ़िन वगैरह है बाहर खाते हैं तो हमें अपने खाने का ध्यान देना चाहिए कि हमें हर समय अपना डाइट जो है वो
सही तरीके से रखना है। जैसे सुबह में अच्छे से नाश्ता करके निकले, दोपहर के टाइम में जो हम लंच करते हैं तो लंच हम अच्छे से ले लें। उसके बाद जो खाना हम शाम को नाश्ता भी करते हैं तो नाश्ता भी उसी प्रकार से पोषक तत्व के हिसाब से ही नाश्ता हम करें। और फिर रात को जो डिनर है वो डिनर भी हम उसी प्रकार से हल्का और अच्छे से पोषक जो रहे वो इस हिसाब से डिनर ले, ताकि हमें आगे जाके कोई दूसरी बीमारी ना पकड़े। अदरवाइज हमारा जो खाने का रूटीन होगा तो रूटीन अगर सही नहीं होगा तो उस हिसाब से हमें बीमारियां आनी है। तो वहाँ से हमें खास करके जैसे कॉलेज लाइफ से लेके बाकी लाइफ तक, जैसे कि हम सर्विस करते हैं, कॉलेज लाइफ में है और सर्विस करने में जो लाइफ होती है उसके अंदर हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ते रहता है। तो उस हिसाब से हमें अपना डाइट भी सेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जंक फूड की आपने बात की। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वहां से एक दूसरे को फॉलो करते हुए जंक फूड का चलन जो है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चे चॉकलेट से लेकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा, बर्गर, तमाम तरह के जंक फूड होते हैं जिनकी बच्चों को एक तरह की लत लग जाती है। रोजाना वो उनका कंजम्पशन करते हैं। ये पोषण में किस तरह की समस्या पैदा करता है? एक ऐसा ही है कि एक दूसरे से देख के ही हर एक बच्चा सीखता है। उसका फ्रेंड्स ने कहीं पे अगर चॉकलेट्स वगैरह लेके आए हैं या कुछ जंक फूड लेके आए हैं तो वो बच्चा भी आगे जाके मांगेगा। हमें उससे दूर नहीं रखना है, पर हमें उसको अवेयर करना है कि ये जंक फूड है, पर ये जंक फूड हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। इस प्रकार से हमें उसे अवेयर करना है। और अगर हम ये चीज़ अगर उनको देते भी है तो हमें उसका ध्यान, उसका प्रायोरिटी का मतलब कितना स्वच्छ है वो हमें ध्यान देके ये चीज़ हमको उनको दिया जाता है, या फिर वही चीज़ हम घर में भी उनको बना के दे सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करें कि उनको बार बार वही चीज़ हम प्रोवाइड करें, बजाय पोषण तत्व के। बच्चों को एक जैसे है कि कोई चीज़ ना बोलो तो वो बार बार करना चाहेगा। तो वैसे ही अगर हम उनको चॉकलेट खाने की ना बोलेंगे तो वो बार बार वो चीज़ पे बढ़ेगा और आगे जाके हमसे छुप के वो चीज़ें करना शुरू करेगा। मतलब एक गलत दिशा में बच्चा हमारे से जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है, उनको चॉकलेट तो देना है बट साथ ही साथ उनको ये ध्यान देना है कि चॉकलेट अगर दी है तो उसके साथ साथ उसके दूसरी कोई साइड इफेक्ट ना हो, बीमारी ना हो। तो यानी चॉकलेट के बाद हम उनको चने खिला दें, ना तो चॉकलेट देने के बाद में तुरंत पानी वगैरह हम दे दें और उनको वो चने खिला दे, ताकि वो चने चॉकलेट के कारण जो तकलीफ शरीर में आने वाली है वो ना आके उनको वो वहाँ से उसका बचाव हो सके। आजकल डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या जो है वो चारों तरफ देखी जा रही है और वो मोटापे की है। इसकी हम बात करेंगे। यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मोटापे की बातें। मेरा नाम जोकर है जी। ए भाई, जरूर ये गाना सुनते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई
डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, डॉक्टर साहब, इस गाने से पहले मैंने कहा था कि हम मोटापे की बात करेंगे। बच्चों में भी मोटापे की एक बड़ी समस्या देखी जा रही है। माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बच्चा सही भोजन ले, पता नहीं फिर क्या होता है, जंक फूड का असर होता है या क्या चीजें होती हैं कि आजकल बड़ी तादाद में बच्चों में मोटापा देखा जा रहा है। और बीच में कुछ रिपोर्ट्स भी देखी थी जो ये कहती हैं कि सारी दुनिया में ये चलन देखा जा रहा है कि बच्चों और किशोरों में मोटापा एक प्रकोप का रूप ले चुका है। इसकी क्या वजह मानते हैं और ये कितना खतरनाक है? एक जैसे कि बच्चों में मोटापा दिखने का कारण तो यही होता है कि ज़्यादा करके एक तो घर का तनाव भरा माहौल होगा तो बच्चों में उसका असर पड़ता है। और बच्चों को एक तरीके से खाने का सहारा मिलता है कि जहाँ से वो तनाव दूर कर सकता है। एक रीज़न ऐसा हो सकता है। दूसरा रीज़न ऐसा हो सकता है कि थायराइड रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी बच्चों में मोटापा देखने मिलता है। और तीसरा रीज़न ऐसा होता है कि वो अगर हमेशा बाहर के खाने में ही डिपेंडेंट हो गया है
तो ये रीज़न हो सकता है कि वो मोटापे का शिकार बन जाए। तो आप क्या उपाय बताना चाहेंगे माँ बाप को कि वो किस तरह से अपने बच्चों को बेहतर खाने की तरफ मोड़ें? जैसे कि अब उसका रीज़न फाइंड आउट हो जाए कि हमारा बच्चा किस तरह से उसका मोटापे का शिकार हुआ है, तनाव के कारण हुआ है, तो उनको सबसे पहले तो वो तनाव को दूर करना चाहिए कि माँ बाप को बच्चों के खान पान पर हम ध्यान दें कि बच्चा क्या खा रहा है, किस तरह से खा रहा है और वो कितनी क्वांटिटी में खा रहा है। हमें ये ध्यान देना है। अगर वो दाल रोटी भी खा रहा है और कुछ खाने के बाद में फिर कुछ समय हुआ और वापस भूख लग रहा है, उसका मतलब यही है कि उसका पेट फुलफिल नहीं हुआ है उस समय पर और वो तनाव में रहेगा, उस वजह से वो बार बार खाना चाहता है। तो हमें यही ध्यान देना है कि उनको तो पहले मेंटली हम इस प्रकार से रिलैक्स करें, साथ ही साथ उनका जो खुराक है, आहार को भी हम उसी हिसाब से उनको दे कि ताकि वो हर समय पे वो खा सके पर उनका डाइजेशन सिस्टम्स ठीक तरह से उसको पचा सके। मतलब कि रोटी सब्जी अगर हम देते हैं तो रोटी सब्जी के अगर ये दे दिया तो 2 घंटे के बाद में हम कुछ उनको इस तरह से आहार दें, ना तो वापस रोटी सब्जी दें, कुछ ऐसा आहार दे जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है या फिर उनको कुछ चने वगैरह दे दे या कुछ सेंग वगैरह, उस हिसाब से कुरमुरे है वो हिसाब से हम कुछ दे दे ताकि उनके पेट को आराम मिल सके, पेट फुल ना हो। इस वजह से हम ये मोटापे पे कंट्रोल पा सकते हैं। हाँ, अगर आप एक ही समय पे फुलफिल करोगे और वापस 2 घंटे में खाओगे तो वो 2 घंटे का वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है और वापस आप दूसरा चीज़ दे दोगे तो वो नेचुरली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चर्बी में बदलाव आ जाएगा और उसके हिसाब से वो मोटापा बढ़ते जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखें कि एक खुराक आप जो दे रहे वो पूरी तरह से पच जाए और फिर दूसरा आहार दे और वही आहार जो है वो ऐसा आहार दे कि 2 घंटे में वो पच जाए। डॉक्टर साहब, महिलाओं के पोषण की एक बड़ी समस्या भारत में, आपने भी कहा कि भारत की महिलाएं, उनका कुपोषण का जो लेवल है वो बहुत हाई माना जाता है। मुझे ये बताइए कि किस तरह से जागरूकता की कमी है और भारतीय महिलाओं के कुपोषण की क्या वजह आप मानते हैं? जैसे भारतीय महिलाओं के कुपोषण की वजह यही रहती है कि कई बार वो दूसरे कार्यों में ज्यादा ही रहती है और अपने खाने का ध्यान नहीं देती हैं। सारी गृहस्थी का ध्यान रखा, हाँ। सारे परिवार का ध्यान रखा और सबसे आखिर में अपना। हाँ, आखिर में अपना। तो कहते हैं ना, शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहला जो कर्तव्य रहता है वो स्व के प्रति रहता है। मतलब अगर हमारी सेहत अच्छी है, हम अच्छे से रह सकते हैं तो हम दूसरों को भी अच्छे से रख सकते हैं। पर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे अच्छे रखेंगे। इसके लिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय महिला जो है वो पहले दूसरों का ध्यान रखती है, फिर उसके बाद में आखिर में जाके अपना ध्यान देती है। तो ये वजह हो सकती है एक। और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो हमेशा काम करने में इतनी व्यस्त रहती है कि खाना भूल जाती है और खाने में भी ऐसा हो जाता है कि कुछ खा लिया हो गया और उनका पेट भर गया। कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशंस वो अपने आप में नहीं ले पाती हैं, संतुलित आहार नहीं ले पाती हैं। तो वो भी वजह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है उनके लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सारी महिलाओं में ये देखा जाता है कि खून की कमी है, वो एनीमिक हैं और जल्दी जल्दी उन्हें थकान महसूस होती है, अनइंटरेस्ट चीज़ों में होने लगता है। एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं की भारत में बहुत बड़ी तादाद है। ऐसी महिलाओं को क्या सलाह आप देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के जरिए? काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी है जो उनका ब्लड काउंट आज 13 पे होना चाहिए, 13 पे होना चाहिए, तो उसकी जगह पे 13 पे ना होते हुए कई लोगों को हमने 8 तक का देखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में ऐसे होता है कि उनको ज़्यादा करके थकान भी लगती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता है और साथ ही साथ उनके जो मंथली पीरियड टाइम होता है तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। उस समय वो जो 3-4 दिन निकलते हैं उनके लिए बहुत ही तकलीफ ज़्यादा भी होती है, थकान भी ज़्यादा लगती है। वो 3-4 दिन तक वो उस समय काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा पोषण आहार ले कि जिसके द्वारा हमारा खून की बढ़ सके और हम
डॉक्टर के पास जाके ऐसे प्रॉपर मेडिसिन भी ले ले ताकि हमारा खून बढ़ सके, ब्लड काउंट हमारा बढ़ सके। हमें जो आहार ले रहे हैं कि जैसे कि बीट रूट है, गाजर है, तो हरी सब्जियां हैं, इस तरह का जो आहार हम अगर अपने भोजन में बढ़ा दे तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो ब्लड काउंट जो नीचे जा रहा है और वहाँ से हमें तकलीफें आ रही है, वो वापस वो लेवल पर लेके आने की कोशिश करें ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके इसके तरह रिलेटेड। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लिया जाए, फिर आगे की बातें की जाएंगी। बरसात की एक रात जिंदगी भर। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया में देखी जा रही है और शायद इसका कारण जीवन शैली हो सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी एक बड़ा विकराल रूप ले चुकी है, खासतौर पर शहरी आबादी में। क्या वजह है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है? जैसे कि देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज अगर आ जाए तो उससे हमारे हड्डियों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर हमें कई बार कहते हैं कि ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जब हो गया तो एकदम हम कहते हैं कि उसको सॉफ्ट बोन, मतलब सॉफ्ट बोन हो गया और जरा सा भी पैर ट्विस्ट हो गया तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस
केस में हम यही देखेंगे कि जहाँ तक हो सके विटामिन डी को हम संतुलित कर सके, और जहाँ हो सकता है अभी विटामिन डी के काफ़ी पाउडर्स वगैरह मिलते हैं तो वो डॉक्टर की सलाह लेके वो पाउडर ले सकते हैं। इंजेक्शंस भी होते हैं तो वो इंजेक्शंस भी ले सकते हैं समय समय पर। विटामिन डी जैसे कि हमें सूरज की रोशनी से मिलता है तो वहाँ ये ध्यान दें कि हम सुबह का जो सूरज का धूप है वो हर बार हम ले सकें, तो हम अपने आप को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों में भी कई बार तकलीफें हो सकती है। क्योंकि कई बार अभी आजकल हम देखने जाए तो हर एक बच्चे को धूप में रखना, पहले के ज़माने में वो बाहर धूप में भी कुछ समय बच्चों को छोड़ते थे ताकि उनको विटामिन डी मिल सके, पर आज के समय में बच्चों को धूप में तो छोड़ते ही नहीं है, उल्टेगा उनको पूरा कवर कर लेते हैं। और घर में होते, घर में से सीधा कार में से जहाँ पर जाना है वहाँ पर, मतलब धूप मिलना बच्चों को पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ऐसे समय में भी बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ सकती है जी। और वो कुछ एज के बाद में, मतलब कहते हैं कि जहां पर हमें विटामिन डी 50 या 60 में आनी चाहिए, वो ऐसी सिचुएशंस में वो विटामिन डी जल्द आ सकती है। उनको 20 की एज में भी आ सकती है, 25 में भी, 30 में भी हो सकता है। तो वैसे समय में भी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को धूप देना चाहिए, और बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है। जब हम वॉक करते हैं तो कुछ समय के लिए हम धूप में रहे ताकि हम अपने शरीर को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचा सकें। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचने के लिए धूप एक उपाय है क्या? अपने पोषण के जरिए इसकी भरपाई की जा सकती है? पोषक तत्व जैसे कि हम पोषण आहार है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, आयंस है, विटामिन है, इस तरह से जो आहार हम अगर फुलफिल करते हैं तो उसके द्वारा भी हम अपने आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी के लिए हम जैसे कि मिल्क वगैरह जो है उसका उपयोग ले सकते हैं, पर कहा जाता है कि ज़्यादा करके धूप में हमें विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से हम पोषक तत्व तो ले, पर साथ ही साथ धूप हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, प्रोटीन्स की कमी एक और मुद्दा है जिस पर आपसे बात की जानी चाहिए। बताइए कि प्रोटीन शरीर में कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी कमी जो है वो क्या असर दिखाती है, इसे कैसे दूर किया जाए? प्रोटीन जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत है। हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए, जैसे हमारे शरीर में कुछ इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की बहुत बड़ी महत्व है। और साथ ही साथ हमारे जो शरीर का ग्रोथ होना है तो वो प्रोटीन के द्वारा भी हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। प्रोटीन की कमी आ जाती है या गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनके बच्चों का, शिशु का विकास रुक जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे बच्चों में भी प्रोटीन की कमी आ जाती है तो उनका ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के जो पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर होते हैं तो वो हमेशा इसका ध्यान रखते हैं कि प्रोटीन की कमी ना हो। और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान में दिया जाता है कि उनको भी प्रोटीन की कमी ना रहे। तो इस हिसाब से प्रोटीन हम अपने अंदर, जैसे कि आजकल कहा जाता है हेल्थ के रिलेटेड, जैसे आज एक्सरसाइज करने वाले, जिम में जाने वाले बच्चे भी आज प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, तो वो भी अपना ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स लेते हैं। मसल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स लिया जाता है, टोन अप के लिए प्रोटीन लिया जाता है। तो वो जो एक्सरसाइज करते हैं उसी के हिसाब से उसी मात्रा में ही वो प्रोटीन दिया जाता है। अगर वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो अगर वो ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में डायरिया भी हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है, या ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। आगे जाके मेजर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकता है, किडनी पे भी उसका असर हो सकता है, कैंसर भी आ सकता है ये प्रोटीन एक्सेस होने से। जिम जाने वाले जो युवा हैं वो अक्सर बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के, दोस्तों के या किसी ग्रुप के माध्यम से प्रोटीन्स को लेते हैं, और जाहिर है कि ये प्रोटीन उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। के लिए खास है कि वो बिना एडवाइस के अगर वो प्रोटीन लिया जाता है तो पहले तो वो किसी सलाहकार से अच्छे से सलाह ले कि कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है।
वो कितना एक्सरसाइज करते, कितना वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर है। तो वो कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है वो मात्रा तय करे और उसी मात्रा के हिसाब से ही प्रोटीन ले। अदरवाइज अगर वो एक्सेस होने लगेगा शरीर में तो उसी के हिसाब से उनको प्रॉब्लम्स आना भी शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो चलन नया शुरू हुआ है जिम के जरिए बहुत गठीला बदन बनाने का, सिक्स पैक बनाने का, इस तरह से ये माना जाता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो जाती है, इसमें जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स युवा वर्ग ले रहा है उसका क्या नुकसान है? जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में खास करके तो उनको प्रोटीन ही दिया जाता है और बाकी साथ ही साथ उनको हेल्दी फूड वगैरह का भी सजेस्ट किया जाता है कि आप हेल्दी फूड लीजिए ताकि उस हिसाब से आपका बॉडी ग्रोथ हो सके। और कई बार ऐसा हुआ है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो उसके बेस पर आपको एक डाइट बना दिया जाता है कि आपको इतना डाइट लेना है। तो वो वहाँ से ही उनको वो इंस्ट्रक्टर रहेगा तो वही वो तय करके देता है कि आपको इतना डाइट लेना है, आप इतनी एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा ऐसा डाइट आपको रखना है। आजकल हमने देखा है कि पर्सनालिटी के बनाने के लिए रात को वो एक्सरसाइज करते हैं और रात को आने के बाद में वो फिर अच्छे से खाना खाते हैं और वही खाना वो अपचा में हो गया, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर उनको दूसरे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, गैस ट्रबल्स होना, वैसी सारी बीमारियां भी आना वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर वो आगे जाके फिर वो अगर जिम शुरू है तो ठीक है, नहीं है तो बंद हो गया तो फिर आगे जाके उनको वो मेजर कोई डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे के सवाल आपसे पूछेंगे। प्रेम रतन धन पायो आज उनसे। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। तो हम क्या कहेंगे ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे
मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन। डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां जिम जाकर लोग अपना गठीला शरीर बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या डाइटिंग के जरिए होती है। अपना शरीर छरहरा बनाने के लिए डाइटिंग का जो जुनून है वो लोगों को बहुत सारी मुसीबतों में डाल देता है, क्योंकि पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। इस समस्या के बारे में जरा विस्तार से बताइए। डाइट मतलब एक शरीर का एक हिस्सा हो जाता है कि आप किस प्रकार से डाइट लेते हैं, आहार आपको किस प्रकार से लेना है। हमें लगता है कि थोड़ा सा वजन हमारा बढ़ गया और थोड़ा सा वजन बढ़ गया और अभी हम दिखने में मोटे लग रहे हैं या थोड़ा सा स्टमक पेट बाहर आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर डाइट शुरू कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। तो कई बार ऐसे ये चीज़ ऐसी जो होती है कि आप बिना सलाह के खाना बंद कर देते हैं और प्रॉपर डाइट नहीं होता है, तो कई बार शरीर में कमजोरी आती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। उसके कारण और भी शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी आना भी शुरू हो जाती है वहाँ से। अगर पोषक तत्व नहीं खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम्स आना होता है। डाइट अगर मेंटेन करना है या वजन नहीं बढ़ाना है तो एक प्रॉपर डाइट बना लीजिए और प्रॉपर डाइट के हिसाब से आप ये खाइए। ऐसा नहीं है कि हमें अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर हम मोटे हो रहे हैं तो हम खाना ही बंद कर दें। उसके बजाय आप अपना डाइट को सेट कर लें कि आपको कितना खाना है और कैसे खाना है, और उसी प्रकार से आपको ना तो कमजोरी भी आएगी और आपका डाइट भी सही रहेगा और आपको कोई और प्रॉब्लम्स भी उससे नहीं होते हैं। उस हिसाब से हम ये मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी वज़न बढ़ गए हैं, ओबेसिटी में अगर कोई आ गए हैं तो कई बार उन्होंने इसी तरह से खाना बंद कर दिया है और खाना बंद करने के बाद में प्रॉब्लम्स में और आ जाते हैं। जैसे उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, वीकनेस लगना शुरू होता है। काम तो करते ही रहते हैं, साथ ही साथ डाइट भी उन्होंने फॉलोअप किया है, खाते नहीं है, तो उस वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स में भी वो आ सकते हैं। तो हमें यही चाहिए कि वो डाइट को फॉलोअप करें पर संतुलित आहार ले। उनको समय समय पे इस तरह से पौष्टिक आहार लेना चाहिए कि ताकि उनको कोई और तकलीफ ना आए। एक आदर्श रूप से एक संतुलित आहार के मद्देनजर दिन में कितनी बार खाना खाना ठीक रहता है? नॉर्मली हम कहा जाता है कि 4 टाइम्स अ मील, मतलब 4 समय का पौष्टिक आहार हम ले सकते हैं। सुबह का समय जो होता है, वो सुबह का समय जो आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट रहता है, वो थोड़ा सा हैवी लीजिए ताकि हम अच्छे से दोपहर के समय तक अपना समय निकाल सके। फिर दोपहर का जो समय है वो इसी प्रकार से लीजिए। सब्जी रोटी है, ज्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स आप उसमें उपयोग ज्यादा कर सकते हैं, सैलड का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ रोटी जो आप लिमिट लेते हैं कि 2 रोटी 3 रोटी या 4 रोटी के जो हिसाब से आप खाते हैं, उस हिसाब से आपको वो रोटी का मात्रा लेना है। और उसी के साथ साथ आप फिर दही वगैरह जो है तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए कि आप दोपहर का जो खाना खाते हैं उसमें रोटी और चावल को दोनों को मिक्स ना करें। रोटी और चावल को अलग अलग रखें, या आप आज चावल खाते हैं तो रोटी को ना खाइए और रोटी खाते हैं तो चावल को ना खाइए। इस तरह से दोपहर के खाने में हम रख सकते हैं। फिर शाम का कुछ नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता हम जो लेना है तो उस हिसाब से शाम का नाश्ता हम ले लें। और फिर रात का जो डिनर होता है वो डिनर इस समय ले ताकि वो हम जब तक सोने जाए तब तक वो डिनर अच्छी तरह से उसका पाचन हो जाए। वैसे हमें कितने घंटे पहले तक? जैसे कहा गया है कि एक खुराक पचने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अब हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि रात का समय हम कोई कार्य नहीं होता है, हम अगर खाना खाए तो हम सीधा टीवी के पास या हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें ध्यान देना है कि रात तक खाना कैसा होना चाहिए,
क्योंकि दोपहर का खाना है, उसके बाद तो हम काम करते ही रहते हैं, तो हमारे फिजिकल मूवमेंट होते ही रहता है, तो इस वजह से वो अच्छी तरह से पच जाता है। पर रात के समय पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है, तो उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है। तो हमें वैसा ही खुराक खाना चाहिए जितना हो सके हल्का, तो ज़्यादा समय न लगे ऐसी चीज़ों को हमें खाना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकें। डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद आगे की बातें होंगी। फिल्म का नाम है जवार भाटा, गाना है दाल रोटी खाओ। क्या बात है। अभी आपने ये बताया कि किस समय क्या भोजन लेना चाहिए और बिल्कुल सही मौके पर इस गाने का आपने चुनाव किया। सुनते हैं ये गाना। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम। सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। डॉक्टर साहब, खाने की बात हमने की और आपने बताया कि दिन भर में कितनी खुराक लेनी जरूरी होती है और किस तरह से किस समय लिया जाए। यहाँ एक जरूरी सवाल सामने आता है और वो ये कि पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में एक स्वस्थ व्यक्ति को। एक स्वस्थ व्यक्ति को पानी जो है दिन में 10 से 12 गिलास तक का पानी पीना चाहिए। क्या एक सामान्य व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली में इतना पानी पी पाता है? पीना चाहिए। जी।
हम हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं और कई बार ये देखा है कि जब तक प्यास नहीं लगती तब तक पानी हम नहीं पीते हैं। पानी हमारे शरीर के लिए 10 से 12 ग्लास अगर मिलता है तो आगे जाके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। कि जैसे कि हमें शुरुआत जो है कब्जी की तकलीफ जो होती है वो पानी की कमी के कारण ही कब्जी की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कब्जी से वो उसका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। गैस के साथ साथ फिर हमें दूसरे बॉडी पेन भी होना शुरू हो जाते हैं। कई बार कई चीजें हमें तकलीफ में आ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि हमें पानी की कमी जो है वो पूरी करनी चाहिए। पानी को बैलेंस कर दो तो आप कई रोगों को दूर रख सकते हो, ताकि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के जमावट ना हो। वो यूरिन और मोशंस के थ्रू टॉक्सिन्स हम बाहर निकाल सकते हैं। हमारी किडनी को हम फिल्टर कर सकते हैं, किडनी रोग से हम बच सकते हैं। ज्यादा एसिड बॉडी के मात्रा में ना रहे, उसकी वजह से हम यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं। तो ये बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर पानी की हम कमी को पूरी कर सकते तो। डॉक्टर साहब, पानी पीना एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन भारत में एक लत जो आमतौर पर वर्किंग या नॉन वर्किंग लोगों में होती है और वो बार बार चाय पीने की लत है, ये कितना नुकसान कर सकती है सेहत के लिए? देखिए, चाय आज इसके लिए पिया जाता है कि कई बार हम कहते हैं ना कि एक थकान लग गई है, अब काम करते करते मूड नहीं आ रहा है, चलो एक कप चाय पी लिया जाए, थोड़ा सा एनर्जी। तो वो क्या है, चाय एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है और हमें जो वहां पे नींद आती रहती है तो वो नींद नहीं आती है। वो चाय हमारे लिए जो अगर हानिकारक है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो चाय को हम कहाँ से कम कर सके, या तो फिर वो चाय का कोई अल्टरनेटिव सोर्सेस हम ढूंढ सके, या फिर हम कहते हैं ना ग्रीन टी लिया जाए। दूसरा, ग्रीन टी में भी अगर हम शुगर की जगह पर गुड़ यूज कर सके तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके। हाँ, शुगर जितना कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि शुगर एक पॉइजन के समान है। तो शुगर की जगह पर हम गुड़ यूज कर ले और ग्रीन टी हम पीना शुरू करें अगर हमें हेल्दी लगता है तो। फिर इस हिसाब से हम उसका अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढे ताकि हम हेल्दी रह सके और वो चाय हमारे लिए नुकसानकारक भी ना बने। डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी बातें आज की इस बातचीत में निकलकर सामने आई और निश्चित रूप से हमारे सुनने वालों को इन बातों से लाभ होगा और वो अपने पोषण का ज्यादा ख्याल रख पाएंगे। डॉक्टर कमलेश सोलंकी जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और आपने समय निकालकर इतनी जरूरी बातें हमारे श्रोताओं के लिए की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा और मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर हमने बातें की है अगर लोग सुने और इसमें से कुछ भी अगर वो ले सके तो क्या होगा कि हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव आ सकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेहतनामा में हमने आपको सुनवाई पोषणता और स्वास्थ्य इस विषय पर डॉक्टर कमलेश सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेहतनामा।